हेलो दोस्तों, मुझे प्यार हुआ था कहानी के एपिसोड नंबर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तभी आगे से सिया शेरनी की तरह चीखी। उसने चिल्ला कर कहा, नहीं, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना। ये चिल्लाते हुए उसने राका को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन राका के एक गुंडे ने अपनी बंदूक के बट से सिया के सिर पर मारा, जिसकी वजह से सिया चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके बाद राका ने चिल्लाकर अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, स्ट्रेचर उठाओ, इस लड़की को घसीट कर नीचे ले चलो। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। उसका यह ऑर्डर सुनते ही गुंडों ने बेहोश माही को स्ट्रेचर से पकड़ा और एक गुंडे ने अधमरी सिया को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। आईसीयू के सफेद चादर और आंसुओं और खून के निशान वहां पर छूट रहे थे। हॉस्पिटल का वो टॉप फ्लोर, जो कुछ घंटे पहले तक एक नई उम्मीद की किरण था, अब पूरी तरह से वीरान और तबाह हो चुका था। राका अपने 5 गुंडों के साथ सिया और माही को लेकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरने लगा। रास्ते में पड़ी सैकड़ों लाशों को रोकते हुए वे किसी तरह पीछे के गेट में बची हुई आईसीयू तक पहुंचे। उन्होंने सिया और माही को गाड़ी में पटका और टायरों की भयंकर चीख के साथ वो गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर वसीम भाई के उस अंडरग्राउंड अड्डे की तरफ गायब हो गई। हॉस्पिटल के अंदर का मंजर किसी कब्रिस्तान से ज्यादा खौफनाक था। मेन सीढ़ियों के बीचों बीच लाशों के एक ढेर के नीचे कमांडर विक्रम पड़ा था। उसकी दोनों टांगों की गोलियों से वो छलनी हो चुकी थी। उसके कंधे से खून लगातार बह रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसे पता था कि वो कुछ ही मिनटों का मेहमान है, लेकिन एक एलीट कमांडो की ट्रेनिंग उसे तब तक मरने की इजाजत नहीं देती जब तक वो अपना मिशन रिपोर्ट पूरा ना कर ले। विक्रम ने अपने दांतों को पीसा। उसने अपने लहूलुहान और कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया। फर्श पर खून की एक लकीर छोड़कर वो अपनी कोहनियों के बल घसीटता हुआ उस जगह तक पहुंचा जहां एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस गिरा हुआ था। उसने कांपती हुई उंगलियों से फोन उठाया। खून स्क्रीन से लगातार खून से लाल हो रही थी। उसने किसी तरह बॉस का नंबर डायल किया। फोन के स्पीकर पर एक बीप की आवाज आई। इसी समय उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस पुराने और खूबसूरत लॉन में समय जैसे एक सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। लक्ष्य और निया उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे। लक्ष्य ने निया के हाथ को अपने हाथों में बहुत ही कोमलता से पकड़ा था। निया की आंखों में प्यार का वो समंदर था जिसे देखकर लक्ष्य दुनिया का हर खौफ और हर झंग भूल चुका था। तभी लक्ष्य ने निया के कानों में बड़े ही प्यार से फुसफुसा कर कहा, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया का हर वो तारा तोड़ लाऊंगा निया, जिसकी तुम्हें ख्वाहिश होगी। आगे से निया ने आंखें बंद करके लक्ष्य के सीने पर अपना सिर रख दिया। यह लक्ष्य की जिंदगी का सबसे मुकम्मल और सबसे पवित्र और सबसे शांत पल था। लेकिन तभी लक्ष्य की पुरानी पैंट के जेब में रखा हुआ हाई सिक्योरिटी फोन अचानक एक बहुत ही तेज और अलग तरह के वाइब्रेशन के साथ बजने लगा। ये वो नॉर्मल रिंगटोन नहीं थी। ये कोड ब्लैक की रिंगटोन थी। एक ऐसी इमरजेंसी रिंगटोन जो केवल तब बजती है जब मिश्रा ग्रुप के एम्पायर पर कोई सीधा और जानलेवा हमला हुआ हो। लक्ष्य के चेहरे पर आशिकाना और कोमल मुस्कान थी। वो एक सेकंड में जम गई। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। तभी निया ने वो वाइब्रेशन महसूस की। उसने अपना सिर उठाया और लक्ष्य की तरफ देखकर पूछा, लक्ष्य किसका फोन है? तभी आगे से लक्ष्य ने धीरे से निया के हाथों को छोड़कर कहा, एक मिनट निया। यह कहकर लक्ष्य ने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर कमांडर विक्रम का नाम फ्लैश हो रहा था। लक्ष्य का माथा तुरंत ठनक गया। विक्रम को हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पर तैनात किया गया था। लक्ष्य ने फोन उठाया और कान के हाथ लगाकर बड़ी ही धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, रिपोर्ट। तभी दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने लक्ष्य के कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया। विक्रम ने दर्द भरी और आवाज में बुदबुदा कर कहा, बॉस, बॉस नोवा गैंग, 100 से ज्यादा गुंडे, भारी हथियार। विक्रम की आवाज में खून के बुलबुले फूटने को गड़गड़ाहट में साफ सुनाई दे रहे थे। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी यह बात सुनकर लक्ष्य का पूरा शरीर अचानक पत्थर में तब्दील हो गया। उसने तुरंत रिएक्ट करके कहा, क्या कह रहे हो तुम विक्रम? सिया और माही सुरक्षित है? लक्ष्य की आवाज में अब कोई मासूमियत नहीं थी। वह एक खूंखार शैडो चेयरमैन की आवाज थी। तभी उधर से विक्रम खांसने लगा। उसने खांस कर कहा, सॉरी बॉस, हमने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 95 से ज्यादा गुंडों को हमने मौत के घाट उतार दिया बॉस। मेरी पूरी टीम शहीद हो गई, लेकिन
लेकिन वो इतने ज्यादा थे। उसकी ये बात सुनकर आगे से लक्ष्य ने लगभग दहाड़ कर कहा, सिया कहाँ है विक्रम? ये कहकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। वहीं उसके पास खड़ी निया ने लक्ष्य के खौफनाक रूप अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। लक्ष्य के चेहरे पर नसें तन गई। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक और बर्फीला गुस्सा था जिसे देखकर निया भी एक कदम पीछे हट गई। तभी उधर से फोन पर विक्रम ने लक्ष्य से कहा, राका, नोवा गैंग का राका, वो सिया मैम और उस बच्ची को उठाकर ले गया बॉस। वो उन्हें जिंदा अपने साथ वसीम भाई के पास। ओह। विक्रम की आवाज के साथ एक लंबी सांस छोड़ने की आवाज आई और फोन से सिर्फ एक खामोशी का सन्नाटा गूंजने लगा। कमांडर विक्रम अपने बॉस को आखिरी रिपोर्ट देकर शहीद हो गया। इस धर लक्ष्य का फोन कान पर चिपका हुआ था। उसकी दुनिया एक ही झटके में रुक गई थी। सिया को मासूम बच्ची माही, और जिसने अपने सुरक्षित करने का उसने वादा किया, जिसके इलाज के लिए उसने 10 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए, उन्हें दिल्ली के सबसे बड़े और दरिंदे अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर ने उसके ही हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया। लक्ष्य ने बहुत ही धीरे से फोन को नीचे किया। उसका दिमाग अब प्यार, मोहब्बत और किसी इजहार के बारे में नहीं सोच रहा था। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ लाशें, खून, वसीम भाई का कटा हुआ सिर पर घूम रहा था। तभी निया ने बहुत ही डरी हुई आवाज में पुकार कर कहा, लक्ष्य क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? किसका फोन था? आगे से लक्ष्य ने धीरे से अपना चेहरा निया की तरफ घुमाया। निया ने जब लक्ष्य की आंखों में देखा तो उसे लगा कि वो किसी ऐसे इंसान को देख रही है जिसे वो जानती ही नहीं। वो आंखें जो कुछ मिनट पहले प्यार में भरी थी, अब मौत के खौफनाक रेगिस्तान में बदल चुकी थी। उनमें कोई भावना नहीं थी, न दर्द था, न दुख था, न प्यार था। वहां सिर्फ एक ऐसी आग थी जो पूरी दिल्ली को जलाकर राख कर देने के लिए बेताब थी। तभी लक्ष्य ने अपनी कड़क और खौफनाक आवाज में आगे कहा, निया, मुझे जाना होगा। ये कहकर लक्ष्य की आवाज इतनी सर्द और खौफनाक थी, रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज सुनकर निया रोने को हो गई थी। उसने घबरा कर कहा, लेकिन क्या हुआ लक्ष्य? कहाँ जाना है तुम्हें? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? आगे से लक्ष्य ने बिना किसी जज्बात के कहा, मैं भी कुछ नहीं बता सकता निया, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे जाना ही होगा। ये कहकर लक्ष्य मुड़ा और कॉलेज के गेट की तरफ भागने लगा। तभी निया ने उसको रोकने की कोशिश की। लक्ष्य, लक्ष्य रुको तो। निया पीछे से चिल्लाती रही, लेकिन लक्ष्य ने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। वो आशिक लक्ष्य वहीं उसी पेड़ के नीचे मर चुका था। जो लड़का कॉलेज के गेट से बाहर निकल रहा था वो इंडिया का सबसे खूंखार, सबसे ताकतवर, सबसे बेरहम सम्राट था लक्ष्य मिश्रा। उसने भागते हुए अपने फोन से एक बार फिर मिस्टर सिंघानिया को कॉल मिलाई। उसने फोन पर चिल्ला कर कहा, सिंघानिया। लक्ष्य की दहाड़ में फोन पर स्पीकर भी कांप उठा। उधर से सिंघानिया ने तुरंत कहा, जी बॉस, मैंने खबर सुन ली, मैं पूरी पुलिस फोर्स हो। तभी लक्ष्य ने चिल्ला कर कहा, कोई पुलिस नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। मिश्रा ग्रुप की सबसे घातक ब्लैक ऑप्स टीम को एक्टिवेट करो। मुझे शहर की सारी सड़कों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वसीम भाई का अंडरग्राउंड अड्डा कहाँ है तो पता लगाओ। और सिंघानिया। लक्ष्य की आवाज अभी कैसे निचले और खौफनाक स्वर में आ गई थी, जिसे सुनकर शैतान भी कांप जाए। उसने चिल्ला कर कहा, मिश्रा ग्रुप का वो पूरा असला बारूद खोल दो। मुझे मेरे हथियार चाहिए, और जो सीधे टैंक को उड़ा दे। आज रात नोवा गैंग का कोई जिंदा इंसान सूरज नहीं देखेगा। मैं वसीम भाई को उसके अड्डे पर जिंदा गाड़ दूंगा। ये लक्ष्य मिश्रा का फरमान है। लक्ष्य दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसी तबाही का ऐलान कर चुका था जिसकी गूंज में पूरी दिल्ली का अंडरवर्ल्ड हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन होने वाला था। खून का बदला अब सिर्फ खून से पूरा होने वाला था। दूसरी तरफ निया वहीं पर बुत बनकर खड़ी रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी, डर और भरम से फटी थी। वो लक्ष्य को यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ पागलों की तरह भागता हुआ देख रही थी। उसने एक दफा फिर से लक्ष्य को रोकने की कोशिश करके चिल्लाकर कहा, लक्ष्य, एक बार तो रुको लक्ष्य। लेकिन निया की पुकार हवा में कहीं खो गई। लक्ष्य ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका वो भागना, उसकी आंखों में उतरा वो खौफनाक लाल रंग, उसके चेहरे पर आई वो मौत जैसी शक्ति, निया के लिए सब कुछ बहुत ही अचरज में भरा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस लक्ष्य को उसने आज तक सिर्फ एक शांत, शर्मीले, सादे लड़के के रूप में देखा था, जो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता, वो अचानक किसी खूंखार जानवर की तरह क्यों भाग रहा था। इन सब के बारे में सोचकर कुछ देर तक निया वहीं सूखी घास पर पड़ी रही। उसका दिमाग सुन पड़ गया था।
उसने वहीं खड़े खड़े मन ही मन खुद से पूछा, क्या हुआ लक्ष्य को? किसका फोन था वो? उसकी आंखों में खौफनाक गुस्सा था। वो रोइस तरह मुझे छोड़कर क्यों चला गया? निया के दिमाग में सवालों का एक भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है, कोई बहुत बड़ा खतरा है जो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। एक प्रेमिका का दिल कभी चुप नहीं बैठ सकता, और जब उसे लगे कि उसका प्यार किसी मुसीबत में है। इसलिए निया के अंदर अचानक एक हिम्मत जागी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपना जूट का बैग कंधे पर टांगा और बिना एक पल गवाए लक्ष्य के पीछे पीछे भागने लगी। वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आई। उसने देखा लक्ष्य कुछ दूरी पर एक ऑटो में बैठ रहा है। ये देखते ही निया ने तुरंत दूसरी खाली कैब को हाथ किया। निया ने कैब में बैठकर हड़बड़ा कर कहा, भैया प्लीज आगे वाले उस ऑटो का पीछा कीजिए, उसे नजरों से ओझल मत होने दीजिएगा। उसका यह ऑर्डर सुनते ही कैब ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहीं निया ने खुद को कैब की पिछली सीट पर इस तरह से झुका लिया कि अगर लक्ष्य पीछे मुड़कर देखे भी तो उसे निया नजर न आए। वो छुप छुप कर लक्ष्य का पीछा कर रही थी। उसका दिल प्रार्थना कर रहा था कि लक्ष्य सुरक्षित हो, लेकिन वो ये भी जानना चाहती थी कि आखिर वो राज क्या है जो लक्ष्य उसे छुपा रहा है। उनकी कैब साउथ दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में लक्ष्य का ऑटो ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल के विशाल गेट के सामने आकर रुका। निया की कैब भी उसे कुछ दूरी पर एक बड़े से पेड़ के पीछे रुक गई। तब निया ने खिड़की के बाहर देखकर मन ही मन सोचा, ये तो दिल्ली का सबसे महंगा वीआईपी हॉस्पिटल है। लक्ष्य यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो उस बच्ची से मिलने आया है जिसके बारे में उसने मुझे बताया था? तभी उसने देखा लक्ष्य ऑटो से उतरा, हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ भागा। निया भी कैब से उतरी और छुपते छुपाते हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल और वहां खड़ी एम्बुलेंस गाड़ियों की आड़ लेकर लक्ष्य के पीछे पीछे हॉस्पिटल के कंपाउंड में दाखिल हो गई। लेकिन जैसे ही निया ने हॉस्पिटल के मेन कोर्टयार्ड में कदम रखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। उसने देखा हॉस्पिटल का वो शानदार शीशे का गेट पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। कांच के अनगिनत टुकड़े मोतियों की तरह पूरे फर्श पर बिखरे थे। रिसेप्शन का पूरा संगमरमर का इलाका गोलियों से छलनी हो चुका था। दीवारों पर गोलियों के बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। हवा में बारूद, खून और एक मौत की जैसी ऐसी सड़ान थी जिसने निया का दम घोट दिया था। निया एक बड़े से खंभे के पास छुप गई, कांपते हुए हाथों से वहां का नजारा देखने लगी। पूरे ग्राउंड फ्लोर पर लाशों के ढेर लगे थे। हर तरफ खून ही खून था। निया ने अपनी जिंदगी में इतना खून और इतनी लाशें नहीं देखी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दिल्ली के बीचों बीच स्थित इस बड़े हॉस्पिटल में ये कौन सा युद्ध हुआ है। वहीं उधर उन टूटे हुए शीशों और लाशों के बीच से होता हुआ लक्ष्य सीधे मेन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसकी चाल धीमी हो गई थी। सीढ़ियों पर नोवा गैंग के दर्जनों गुंडों की लाशों के बीच लक्ष्य के उन वफादार कमांडोज की भी लाशें पड़ी थी। तभी लक्ष्य की नज़र सीढ़ियों के बीच में पड़े कमांडर विक्रम पर गई। विक्रम का शरीर गोलियों से छलनी था। उसके हाथ में अभी भी उसका वो फोन था जो खून से सन गया था, जिससे उसने लक्ष्य को आखिरी रिपोर्ट दी थी। लक्ष्य वहीं विक्रम की लाश के पास घुटनों के बल बैठ गया। तभी वहीं पीछे खड़े खंबे की आड़ में निया सब देख रही थी। उसने देखा लक्ष्य उस मरे हुए इंसान के माथे पर हाथ रख रहा है। लक्ष्य के चेहरे का भाव इतना सर्द और खौफनाक था जिसे देखकर निया की रूह कांप गई। लक्ष्य ने आंखों में उन आंसुओं से खाली थी और जो आम इंसान की मौत पर बहाता है। वहां सिर्फ एक ऐसी दहकती हुई आग थी जो इस पूरे शहर को जलाने का संकल्प ले चुकी थी। तभी लक्ष्य ने धीरे से विक्रम की खुली हुई आंखों को अपने हाथ से बंद किया। इसके बाद लक्ष्य उठा और सीढ़ियों से टॉप फ्लोर की तरफ चला गया। निया भी कांपते कदमों से अपने दुपट्टे में मुंह छुपाए लाशों के बीच से बचती बचाती सीढ़ियों के रास्ते लक्ष्य के पीछे टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर एक कदम पर उबकाई उसे आ रही थी, लेकिन अपने प्यार का सच जानने की जिद उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। वहीं हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर का मंजर और भी भयानक था। वो लोहे का भारी दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर सारा मेडिकल सामान तहस नहस था। फर्श पर खून की वो लंबी लकीरें साफ बता रही थी सिया और उस मासूम बच्ची को किस बेरहमी से घसीट कर यहाँ से लेकर जाया गया है। लक्ष्य का खून को देखकर किसी पागल जानवर की तरह उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। तभी हॉस्पिटल के बाहर से एक ऐसा शोर सुनाई दिया जिसने पूरी जमीन को कंपा दिया। हवा को चीरते काले रंग की बिना नंबर प्लेट की दर्जनों आर्म्ड एसयूवी बड़ी बड़ी टैक्टिकल वैन हॉस्पिटल के गेट को तोड़ती अंदर घुस गई।
गाड़ियों के ब्रेक लगने की तेज आवाज से निया डर के मारे एक मेडिकल ट्रॉली के पीछे छुप गई। उन गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से 150 से ज्यादा खूंखार हट्टे कट्टे हथियारों से लैस कमांडो बाहर निकले। ये कोई पुलिस नहीं थी, इन्होंने पूरी तरह से काले रंग के कमांडो सूट पहने थे। इनके चेहरे पर मास्क थे, हाथों में स्नाइपर, ऑटोमेटेड असॉल्ट राइफलें और भारी भरकम मशीन गनें थी। ये मिश्रा ग्रुप की सबसे घातक ब्लैक ऑप्स टीम थी, जिसे लक्ष्य ने कुछ ही देर पहले एक्टिवेट करने का हुक्म दिया था। इन हथियारों से लैस फौज ने पलक झपकते ही पूरे हॉस्पिटल को अपने कब्जे में ले लिया। जो गुंडे जिंदा करा रहे थे उन्हें इन कमांडोज ने बड़ी ही बेरहमी से अपने बूटों के नीचे कुचल कर शांत कर दिया। ये सब देखकर निया की आंखें फट गई। उसने शौक होकर मन ही मन कहा, यह सब क्या है? ये कौन सी फौज है और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग लक्ष्य को मारने आए हैं? उसके मन में एक ख्याल आते ही निया का दिल डर के मारे सीने से बाहर आने को हो रहा था। वो लक्ष्य को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो लक्ष्य के लिए चीखना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी सबसे आगे वाली एक लंबी और बड़ी महंगी बुलेट प्रूफ मैकबे गाड़ी का दरवाजा खुला। उस गाड़ी में से एक अधेड़ उम्र का लेकिन प्रभावशाली दिखने वाला शख्स बाहर निकला। उसने एक बहुत ही महंगा चारकोल ग्रे रंग का इटालियन सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक अथॉरिटी का रुतबा था। निया उस पिलर के पीछे से उस शख्स को देख रही थी। जैसे ही निया की नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ी, उसके दिमाग में मानो 1000 का वोल्ट का बिजली का झटका लग गया। उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सिंघानिया थे। निया उन्हें बड़े अच्छे से जानती थी। निया के पिता देवर शर्मा इंडिया के टॉप बिजनेसमैन थे। उन्होंने कई बार कारपोरेट मीटिंग्स में मिस्टर सिंघानिया के साथ बिजनेस डील्स की थी। निया ने सिंघानिया को अपने पिता के साथ कई बार न्यूज चैनल्स पर देखा था। वो जानती थी कि मिस्टर सिंघानिया इंडिया के सबसे बड़े कारपोरेट एम्पायर मिश्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चीफ लीगल एडवाइजर्स और उस रहस्यमयी नए चेयरमैन के सबसे खास आदमी हैं। उनको पहचानते ही निया ने मन ही मन सोचा, मिस्टर सिंघानिया मिश्रा ग्रुप के सबसे खास आदमी, वो यहाँ इस हथियार वाली प्राइवेट आर्मी के साथ क्या कर रही हैं? निया का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था, लेकिन असली झटका, असली भूकंप तो निया के लिए अभी आना बाकी था। तभी उसने देखा लक्ष्य टॉप फ्लोर से नीचे उतर और लाशों के बीच से होता हुआ हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ आया। निया ने देखा लक्ष्य उन खूंखार कमांडोज की तरफ बढ़ रहा था। निया को लगा कि अब वो लोग लक्ष्य को गोली मार देंगे, लेकिन जो हुआ उसने लक्ष्य के साथ निया के पैरों तले की जमीन, आसमान, उसका पूरी दुनिया ही छीन लिया। लक्ष्य जैसे ही बाहर आया, वो 150 से ज्यादा हथियारबंद कमांडो जो मौत के फरिश्ते लग रहे थे, उन्होंने एक साथ अपनी बंदूक नीचे की और लक्ष्य के सामने सैल्यूट करके अपना सिर झुका लिया। और फिर मिस्टर सिंघानिया, वो शख्स जिनके सामने बड़े बड़े मिनिस्टर बिलीनियर्स झुकते थे, और मिस्टर सिंघानिया तेज कदमों से लक्ष्य के पास पहुंचा। मिस्टर सिंघानिया लक्ष्य के सामने अपना सिर झुकाया और बड़े ही अदब और खौफ से कहा, सॉरी बॉस, हम लेट हो गए। बॉस, ये शब्द निया के कानों में किसी पिघले शीशे की तरह उतर रहा था। निया ने अपने मुंह को दोनों हाथों से जोर से दबा लिया और उसकी चीख बाहर तक निकल न आई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि एक ऐसे भयंकर धोखे, अविश्वास और सदमे के थे। उसने मन ही मन में सोचा, बॉस, ये मिस्टर सिंघानिया लक्ष्य को बॉस क्यों कह रहे हैं? मिश्रा ग्रुप का चीफ लक्ष्य के आगे सिर क्यों झुका रहा है? ये कमांडो लक्ष्य को सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? निया का दिमाग फटने को हो गया। उसकी आंखों के सामने वो सारे मंजर एक फिल्म की तरह घूमने लगे। लक्ष्य की वो उधड़ी हुई शर्ट, उसका वो अखबार बांटने का नाटक, घास पर बैठकर उसकी वो सूखी रोटियां खाना, उसका वो मासूमियत भरा प्यार का इजहार, ये सब अब निया को सफेद झूठ लगने लगा था। उसने मन ही मन बुदबुदा कर कहा, कौन है ये इंसान जिससे मैंने प्यार किया? और वो लक्ष्य कौन है? क्या वो फटीचर गरीब स्कॉलरशिप वाला लक्ष्य सिर्फ झूठा था? क्या वो इंसान है जिसके इशारे पर प्राइवेट फौज खून की नदियां बहा रही है? मिश्रा ग्रुप का मालिक, क्या इंडिया के सबसे बड़े अरबपति मेरे सामने एक गरीब होने का नाटक कर रहा था? ये सब सोचकर निया का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा कि उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। उसकी सादगी, उसकी सच्चाई, उसके प्यार का वो इंसान ने मजाक उड़ाया था। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी। वो लक्ष्य के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़कर चीखना चाहती थी कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन निया वहीं उसे पिलर के पीछे छुपकर खड़ी रही।
वो जानना चाहती थी कि एक खौफनाक इंसान जो लक्ष्य है ही नहीं, वो आखिर क्या करने वाला है। वहीं उधर हॉस्पिटल के प्रांगण में लक्ष्य का रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। नेहा देख रही थी कि लक्ष्य की आंखों में कुछ घंटे पहले जो उसने प्यार का समंदर देखा था, वो अब उसके अंदर मौत की विनाश आग थी। तभी लक्ष्य ने तेज और खूंखार आवाज में दहाड़ मारी। वहीं खूंखार कमांडोज भी कांप उठे। उसने दहाड़ कर सिंघानिया से पूछा, रिपोर्ट दो सिंघानिया। निया ने लक्ष्य की ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। तभी आगे से सिंघानिया ने सिर झुकाकर कहा, बॉस, हमारे साइबर सेल ने पूरे शहर के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया। राका और उसके गुंडे सिया मैम और उस बच्ची को नरेला की एक पुरानी बंद पड़ी टेक्सटाइल मिल की तरफ लेकर गए हैं। वो मिल बाहर से खंडर है, लेकिन उसके जमीन के नीचे नोवा गैंग का गॉडफादर वसीम भाई अपना अड्डा चलाता है। वहां उनके 200 से ज्यादा हथियार बंद गुंडे मौजूद हैं। उसकी यह बात सुनकर लक्ष्य ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी गर्दन की नसें तन गई। लक्ष्य ने एक बहुत ही सर्द और खौफनाक लहजे में कहा, सिंघानिया, आज रात वो टेक्सटाइल मिल वसीम भाई और उसके नोवा गैंग का कब्रिस्तान बनेगी। मुझे उस अड्डे का चप्पा चप्पा बारूद से उड़ा हुआ चाहिए। अगर सिया मैम और उस बच्ची को खरोंच भी आई तो मैं दिल्ली को शमशान बना दूंगा। सारे रास्तों को ब्लॉक कर दो। पुलिस के सारे कम्युनिकेशंस को जैम कर दो। आज रात ये ऑपरेशन मिश्रा ग्रुप के इतिहास की सबसे खूनी ऑपरेशन होगा। चलो। उसकी आवाज इतनी खौफनाक और तेज थी कि निया को वहां पिलर के पीछे साफ साफ सुनाई दे रहा था। वहीं उसका यह ऑर्डर सुनकर सिंघानिया ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, यस बॉस। उसके बाद सिंघानिया ने अपने कमांडोज को जल्दी से टेक्सटाइल मिल की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। तभी लक्ष्य उस सबसे आगे वाली बुलेट प्रूफ मैकबे गाड़ी की तरफ बढ़ा। कमांडोज ने उसके लिए दरवाजा खोला। लक्ष्य अंदर बैठा और वो गाड़ी दर्जनों कमांडो गाड़ियों के खौफनाक काफिले के साथ टायरों की भयंकर चीख के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल में अब सिर्फ कुछ कमांडो के लाशों को ठिकाने लगाने के लिए रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ निया उसी पिलर के पीछे कांपते हुए बैठी रही। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये मेरा वो मासूम लक्ष्य नहीं है। ये कोई दानव है। ये एक क्रिमिनल है, एक माफिया है। निया का दिमाग उसे चीख चीख कर कह रहा था कि वो यहाँ से वापस अपने घर चली जाए। लेकिन निया के अंदर का वो प्यार, वो भले ही झूठ पर टिका था, वहां उसे जाने नहीं दे रहा था। वो सिया और उस बच्ची के बारे में सोच रही थी जिन्हें गुंडे उठाकर लेकर गए थे। और कहीं ना कहीं निया ये भी देखना चाहती थी कि आखिर इस फटीचर लक्ष्य की असली ताकत क्या है। इसलिए निया उठी। उसने देखा कमांडो हॉस्पिटल के अंदर लाशें समेट रहे हैं। वो दबे पांव पीछे के रास्ते से बाहर निकले। बाहर सड़क पर एक कैब खड़ी थी। निया ने उस कैब वाले को अपने बैग से निकालकर 500 रुपए के कई नोट और लक्ष्य के उस खौफनाक गाड़ियों के काफिले की तरफ करने का इशारा किया और कहा, भैया, उस काली गाड़ी का पीछा करो। वो नरेला की तरफ जा रही है, प्लीज जल्दी चलो। निया की आंखों में अब खौफ के साथ एक अजीब सी जिद भी थी। आज उसे उस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ना था जिसका पन्ना पहला उसने प्यार से खोला था। वहीं उधर नरेला के बाहरी इलाके में वो बंद पड़ी टेक्सटाइल मिल किसी भूतिया खंडर से कम नहीं लगती थी। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें, जंग लगी मशीनें, जंगली झाड़ियां थी, लेकिन इस खंडर के नीचे वसीम भाई का जो अंडरग्राउंड बेसमेंट था वो पूरी तरह से गुलजार था। बेसमेंट के अंदर वसीम भाई अपनी उस भारी नकाशीदार कुर्सी पर बैठा अपनी सिगार पी रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही घिनौनी और शैतानी मुस्कान की जीत थी। सामने फर्श पर सिया को घसीट कर लाया गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वो फूट फूट कर रो रही थी। उसके पास ही माही वो 10 साल की मासूम बच्ची खून से लथपथ होकर बेहोश पड़ी थी। राका और उसके बचे हुए 5 गुंडे हाँप कर वसीम भाई के सामने खड़े थे। तब वसीम भाई ने अपने शिकार का धुआं उड़ाकर कहा, कमाल कर दिया राका, तूने तूने उस कमांडो की नाक के नीचे से इस कैफे वाली चूहिया को उठा लिया। अब मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि पूरी दिल्ली का अंडरवर्ल्ड वसीम भाई के नाम से कांपेगा। ये कहते वसीम भाई कांप उठा और उसने सिया के पास जाकर बालों को उसके पकड़ लिया और सिर ऊपर किया। वसीम भाई ने खूंखार आवाज में पूछा, बता सिया, उस रात सुल्तान कहाँ गया? किसने मारा उसे? वहीं सिया दर्द से तड़प रही थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मेरी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाओ, वो मर जाएगी। आगे से वसीम भाई ने हंसकर कहा, तेरी बच्ची तो वैसे भी मरने वाली है।
लेकिन पहले तू ये बताएगी कि वो वेटर कौन था जिसने उस दिन कैफे में सुल्तान के आदमियों को पीटा था। मुझे उस वेटर की चमड़ी चाहिए। उसकी ये धमकी सुनकर आगे से सिया ने रोकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लक्ष्य की याद आ रही थी। वो जानती थी लक्ष्य ने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होने देगा, लेकिन आज लक्ष्य भी कुछ नहीं कर सकता था। यह वसीम भाई का अड्डा था और यहाँ कोई परिंदा भी जिंदा नहीं बाहर जा सकता था। वो ये सोच ही रही थी, तभी बेसमेंट के ऊपर जमीन के उस खंडर वाले हिस्से में एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ जिसने पूरे बेसमेंट की दीवारों को कपा दिया। तभी ऊपर मिल के मेन गेट के लोहे को मिश्रा ग्रुप की बख्तरबंद गाड़ियों ने बम से उड़ा दिया था। वसीम भाई की कुर्सी हिल गई। ये धमाका सुनते ही राका और बाकी 200 गुंडे हड़बड़ाकर अपने हथियार लेकर खड़े हो गए। तब वसीम ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है बाहर? किसने बम फोड़ा है ये? तभी बेसमेंट के दरवाजे से एक खून से लथपथ एक आदमी अंदर आया। उसने डर के मारे कांप कर कहा, वसीम भाई, भाई बाहर बाहर मौत आ गई। काले कपड़े वाले कमांडो ने पूरी मिल को घेर लिया। वो लोग अंधाधुंध रॉकेट और गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे आदमी गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। उसके ये बात सुनकर वसीम भाई की इकलौती आंख फटी रह गई। उसने गुस्से में झुंझला कर कहा, काले कपड़ों वाले कमांडो, उनकी इतनी हिम्मत क्यों मेरे अड्डे पर हमला करी? ये कहकर वसीम भाई ने अपने भारी पिस्तौल लोड की और दहाड़ मारकर अपने आदमियों से कहा, सब बाहर निकलो, अपनी पोजीशन ले लो। आज साले इन कमांडोज को जिंदा मत छोड़ना। उसका यह हुक्म सुनते ही राका और बेसमेंट के सारे गुंडे हथियारों के साथ ऊपर की तरफ भागे। बेसमेंट में अब सिर्फ वसीम भाई, दो गार्ड्स, सिया और माही बेहोश पड़ी थी। वहीं ऊपर मिल के प्रांगण में जो हो रहा था वो कोई गैंगवार नहीं था, वो एक तरफा कत्लेआम था। मिश्रा ग्रुप के 150 से ज्यादा ब्लैक ऑप कमांडो ने नाइट विजन गोगल्स और लेजर साइट वाली बंदूकों के साथ नोवा गैंग के गुंडों को हर तरफ से घेर लिया था। तभी लक्ष्य के अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपना एक लंबा काला ओवरकोट पहना था। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। लक्ष्य ने चलकर बड़े ही शांत लेकिन खौफनाक आवाज में हुक्म देकर कहा, सिंघानिया, मुझे वसीम भाई जिंदा चाहिए, बाकी किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं। उसका यह ऑर्डर सुनते ही आगे से सिंघानिया के सभी कमांडोज ने उसे आदेश देकर कहा, फायर। इसी के साथ चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। नोवा गैंग के गुंडे, जो खुद दिल्ली का शेर अपने आप को समझते थे, इन प्रोफेशनल कमांडोज की रणनीति आधुनिक हथियारों के आगे टिक नहीं पा रहे थे। लक्ष्य उन बरसती गोलियों के बीच से बिना किसी डर के सीधा बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसके चारों तरफ कमांडो की एक सिक्योरिटी शील्ड बनकर चल रही थी, लेकिन लक्ष्य की चाल एक ऐसे सम्राट की थी जो अपने ही दरबार में चल रहा हो। तभी आगे से राका ऊपर आते ही लक्ष्य को देखा। राका ने लक्ष्य को पहचान लिया। उसने अपनी AK-47 का निशाना लक्ष्य की तरफ किया और चिल्लाकर कहा, यह तो वही साला वेटर है। लेकिन इससे पहले कि राका ट्रिगर दबा पाता, लक्ष्य ने अपने ओवरकोट के अंदर से एक भारी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाली और पलक झपकते ही राके के माथे पर एक स्टिक गोली दाग दी। गोली लगते ही राका का सिर पीछे की तरफ झटके से गया और वो सीढ़ियों से लुढ़क कर सीधा नीचे जा गिरा। इसके बाद लक्ष्य अपने कमांडोज के साथ बेसमेंट की सीढ़ियां उतरने लगा। जो भी गुंडा रास्ते में आता उसे कमांडो पल भर में मौत के घाट उतार देते। खून से वो सीढ़ियां लाल हो चुकी थी। बेसमेंट के अंदर वसीम भाई अपनी पिस्तौल ताने दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी दरवाजा टूटा और लक्ष्य मिश्रा अपनी पूरी खौफनाक आभा के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे हथियारों से लैस कमांडो थे। वसीम भाई ने जब लक्ष्य को देखा तो उसे लगा कि कोई मामूली लड़का आ गया। वसीम भाई ने अपनी पिस्तौल लक्ष्य की तरफ तान कर कहा, तू कौन बे? तू वेटर? लेकिन आगे से लक्ष्य रुका नहीं। वो बिल्कुल शांत कदमों से वसीम भाई की तरफ बढ़ा। उसको ऐसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वसीम भाई ने चिल्लाकर कहा, गोली मार दूंगा साले, वहीं रुक जा। लेकिन उसके हाथ कांपने लगे थे क्योंकि इस लड़के की आंखों में उसने मौत साफ दिखाई दे रही थी। तभी लक्ष्य ने वसीम भाई के बिल्कुल करीब आकर उसकी तनी हुई पिस्तौल के नली को अपने सीने पर रख लिया। लक्ष्य ने एक ऐसी गहरी और खूंखार आवाज जिसे सुनकर वसीम भाई की रूह तक कांप गई, उसमें कहा, चला दे गोली वसीम, लेकिन याद रखना, जिस दिन लक्ष्य मिश्रा मरेगा उस दिन ये पूरी दिल्ली जलकर खाक हो जाएगी। मैं वो शेडो चेयरमैन हूं जिसकी झूठन पर तेरे जैसे माफिया पलते हैं। उसकी ये बात सुनते ही वसीम भाई की पिस्तौल हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसने कांप कर कहा, लक्ष्य मिश्रा,
मिश्रा ग्रुप का मालिक। ये सच्चाई जानते ही वसीम भाई के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने जिस वेटर को मारने का हुक्म दिया था वो असल में इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार कॉरपोरेट टाइकून था। तभी लक्ष्य ने पलक झपकते ही वसीम भाई के गले को अपने मजबूत हाथों से दबोच लिया और उसे हवा में उठा लिया। लक्ष्य ने दहाड़ कर कहा, तूने मेरी पनाह में आई हुई औरत पर हाथ डालने की जरूरत भी कैसे की? ये कहते उसने वसीम भाई को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा, जिससे वसीम भाई खून की उल्टियां करने लगा। वहीं सिया जो फर्श पर पड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखें फटी रह गई। सिया ने अपने आंसुओं के बीच से धीरे से कहा, लक्ष्य। उसने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं किया रहा कि वो लड़का जो कल तक उसके कैफे में बर्तन उठाता था आज उसके सामने अंडरवर्ल्ड का डॉन घुटनों के बल पड़ा खून थूक रहा है। तभी लक्ष्य ने तुरंत अपनी पिस्तौल सिंघानिया को थमाई और भागकर सिया और माही के पास गया। उसने अपना ओवरकोट उतारा और सिया को उठा दिया। फिर उसने खून से लथपथ माही को अपनी बाहों में बड़े ही कोमलता से उठाकर कहा, मैम आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, मैं आ गया हूँ। लक्ष्य की आवाज में वही पुराना वाला प्यार और सम्मान था। इसके बाद लक्ष्य ने सिंघानिया की तरफ देखकर कहा, सिंघानिया मेडिकल टीम को अंदर लाओ और इसी वसीम को जिंदा यहाँ से उठा कर लेकर जाओ। इसके साथ बाद में मैं खुद अपने तरीके से निपटूंगा। उसका यह ऑर्डर सुनते ही सिंघानिया तुरंत काम पर लग गया। इसी समय उधर मिल के बाहर कुछ ही दूरी पर टूटी हुई दीवार के पीछे छुपकर निया यह पूरा मंजर देख रही थी। उसने देखा कैसे लक्ष्य के इशारे पर मौत का खेल खेला गया। उसने देखा कि लक्ष्य कैसे खून से सने उस बेसमेंट से बाहर आ रहा है। लक्ष्य के हाथों में वो छोटी सी बच्ची थी जिसे उसने बड़े प्यार से अपने सीने से लगाया हुआ था। उसके पीछे सिया चल रही थी जिसे कमांडोज ने सुरक्षा घेरे में ले लिया था। ये देखते ही निया के आंसू थम गए। उसके अंदर का जो गुस्सा और धोखा था वो अब एक अजीब सी कशमकश में बदल रहा था। निया ने अपने कांपते हुए होठों से फुसफुसा कर कहा, लक्ष्य ने मुझसे झूठ बोला। उसने अपनी दौलत अपनी ताकत मुझसे छुपाई। वो एक बहुत बड़ा खौफनाक इंसान है। तभी देखा निया ने कि लक्ष्य माही को बड़े ही प्यार से एम्बुलेंस में लेटा रहा है। लक्ष्य के चेहरे पर उस बच्चे के लिए जो दर्द और फिक्र थी वो झूठी नहीं हो सकती थी। ये सब देखकर निया ने अपनी आंखें बंद कर ले उसने फैसला कर लिया। उसने खुद से कहा, लक्ष्य तुमने मुझे से अपनी दुनिया छुपाई, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने हमारे रिश्ते की नींव ही झूठ पर रख दी। ये बुदबुदा कर निया की आंखों में आंसू निकलने लगे। वो चुपचाप उस दीवार के पीछे से उठी और उस कैब की तरफ वापस चल दी। आज की रात ने सिर्फ नोवा गैंग का अंत नहीं किया बल्कि लक्ष्य और निया के उस खूबसूरत लेकिन झूठ पर टिके प्यार की नींव को हिला कर रख दिया था। दिल्ली की उस ठिठुरती हुई खौफनाक रात में हवाएं किसी मातम की तरह बह रही थी। नरेला की उस बंद पड़ी टेक्सटाइल मिल के बाहर से निकलती हुई निया की कैब दिल्ली के उस सुनसान सड़कों पर बहुत ही तेजी से दौड़ रही थी। कैब की पिछली सीट पर सिकुड़कर बैठी निया की हालत किसी परिंदे के जैसी थी जो पंख बिना और बार बार घोंसले को काट रहा हो। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिनमें कुछ घंटे पहले तक एक फटीचर लेकिन सच्चे लड़के के लिए बेपनाह इश्क के समंदर उफन रहे थे, अब अविश्वास, धोखे और सदमे के आंसुओं में डबडबा रही थी। निया के गालों पर आंसुओं की एक अनवरत धारा बह रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडी हवा से नहीं बल्कि उस खौफनाक सच की तपिश से कांप रहा था जो उसने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था। निया के दिमाग में वो मंजर बार बार किसी डरावनी फिल्म की तरह घूम रहा था। लक्ष्य का वो खून से सना चेहरा, उसकी वो खौफनाक और बर्फीली आंखें, उसकी आंखों में वो हाथों में पिस्तौल, उसके इर्द गिर्द खड़ी वो हथियारों से लैस फौज। निया ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाकर सिसकियां ली ताकि कैब ड्राइवर अब उसके रोने की आवाज न सुन ले। उसने खुद से कहा, झूठ, ये सब कुछ एक सफेद झूठ था। निया को वो सारे खूबसूरत पल याद आने लगे जो उसने लक्ष्य के साथ बिताए थे। लक्ष्य की वो उधड़ी हुई कॉलर वाली सूती शर्ट, उसके वो घिसे और फटे हुए जूते, वो पुरानी सी नोटबुक, उसका वो मासूम सा चेहरा जो हमेशा जमीन की तरफ झुका हुआ रहता था। निया को याद आया कि कैसे वो दोनों यूनिवर्सिटी के पीछे वाले उस पुराने लॉन में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर एक ही स्टील के टिफिन में सूखी रोटियां खाते थे। कैसे लक्ष्य ने उसे बताया कि वो एक गरीब लड़का है जो अपनी पढ़ाई और दो रोटी के लिए अखबार बांटता है।
कैफे में वेटर का काम करता है। नेहा का दिल चीख चीख कर सवाल कर रहा था। उसने मन ही मन में चिल्ला कर कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया लक्ष्य? क्यों? मुझे दौलत से नफरत थी, मुझे उस दिखावे से नफरत थी, और तुमने मुझे उस नफरत का फायदा उठाया। तुमने गरीब और बेबस लड़की का मुखौटा पहना ताकि तुम मेरे दिल में जगह बना सको। क्या वो प्यार का इजहार? क्या वो पेट के नीचे बिताए पल? क्या वो सब उस क्रिमिनल, उस माफिया सम्राट की एक चाल थी? नेहा का दिमाग फटने को हो रहा था। उसे लगा कि लक्ष्य कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है और कोई माफिया है जिसने अपनी काली दुनिया का सच छुपाने के लिए यूनिवर्सिटी में एक गरीब स्टूडेंट्स का रूप धारण कर लिया था। निया जो सच्चाई और सादगी को अपना भगवान मानती थी, आज उसी सच्चाई के सबसे बड़े धोखे का शिकार हुई थी। वो गुस्से, पीड़ा और भयंकर नफरत के आंसू के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसने ठान लिया कि वो अब एक उस धोखेबाज क्रिमिनल इंसान का मुंह कभी नहीं देखेगी। और इसी समय जब निया ये सब सोचकर दुखी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे बवंडर और निया के उस टूटे हुए दिल से बिल्कुल अनजान लक्ष्य एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में सिया और माही को लेकर वापस ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था। एम्बुलेंस के अंदर का माहौल बहुत ही भारी और खामोश था। एम्बुलेंस की नीली और लाल बत्तियां दिल्ली की सड़कों पर एक अजीब सी रोशनी बिखेर रही थी। माही स्ट्रेचर पर बेहोश लेटी थी। मेडिकल टीम ने उसे ऑक्सीजन मास्क दे दिया था, उसका खून बहना रोक दिया था। सिया माही के सिरहाने फर्श पर बैठी हुई थी और अपनी बच्ची का छोटा सा हाथ अपने दोनों हाथों में थामे हुई थी। लक्ष्य सिया के ठीक सामने वाली सीट पर बैठा था। उसका वो लंबा सा ओवरकोट अभी भी उसके कंधे पर था और जिसने नीचे से खून से सनी हुई सफेद शर्ट साफ नजर आ रही थी। लक्ष्य का चेहरा अभी भी सख्त था। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी थी। उसका दिमाग अभी भी वसीम भाई के उस अड्डे की तबाही, सिंघानिया को दिए गए सुरक्षा निर्देशों में उलझा हुआ था। तभी सिया की नजरें धीरे धीरे उठी और लक्ष्य के चेहरे पर आकर अटक गई। सिया ने आज इस लड़के के जितने रूप देखे, उतने किसी इंसान के एक जन्म में भी नहीं हो सकते। कुछ दिन पहले ये लड़का एक कैफे में झूठे बर्तन धोता था और मैम मैम कहकर सिर झुकाए हुए इधर उधर रहता था। उस रात उसने एक दरिंदे से उसकी जान बचाई, और आज आज इस लड़के ने दिल्ली के सबसे खौफनाक माफिया के अड्डे पर एक ऐसी हथियारों से लैस फौज उतार दी जिसे देखकर सिया की रूह कांप गई थी। बड़े बड़े कमांडो इसके आगे सिर झुका रहे थे। वसीम भाई जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन इसके पैरों में गिरकर खून थूक रहा था। सिया का दिल एक अजीब सी खौफ और गहरे सम्मान से कांपते गोते खा रहा था। वो इस घुटन को और बर्दाश्त नहीं कर पाई। सिया ने बहुत ही धीमी, कांपती हुई, हिचकिचाहट से भरी आवाज में लक्ष्य को पुकार कर कहा, लक्ष्य। उसकी आवाज सुनते ही लक्ष्य ने अपनी गहरी सोच से बाहर आकर सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो बर्फीली शक्ति निया को देखकर तुरंत एक कोमल और आत्मीय भाव में बदल गई। लक्ष्य ने बहुत ही सांत्वना भरे स्वर में कहा, जी सिया मैम, आप घबराइए मत, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, माही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी आगे से सिया ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, मैं माही के लिए नहीं घबरा रही हूँ लक्ष्य, मैं तुम्हारे लिए घबरा रही हूँ, या शायद खुद के लिए। ये कहते हुए सिया ने गहरी सांस ली और लक्ष्य की आंखों में सीधा देखकर हिम्मत जुटाकर पूछ लिया। उसने लक्ष्य की आंखों में देखकर पूछा, लक्ष्य, तुम सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? तुम कोई वेटर नहीं, तुम कोई स्टूडेंट नहीं। जो इंसान देश की सबसे एडवांस फौज को इशारे पर चलाता हो, जिसके नाम पर वसीम भाई जैसा दरिंदा कांप जाए, वो कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता। प्लीज लक्ष्य, मुझे और अंधेरे में मत रखो, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? उसके सवाल पूछते ही एम्बुलेंस में एक सन्नाटा छा गया। सिर्फ हार्ट रेट मॉनिटर की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। लक्ष्य ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसने अपने खून से सने हाथ को देखा। वो समझ गया था कि अब सिया के सामने छुपाने का कोई फायदा नहीं। आज रात जो खूनी तांडव सिया ने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद कोई झूठ सिया के गले में नहीं उतरने वाला था। उसके अलावा सिया अब उसके परिवार की जैसी बन चुकी थी। इसलिए लक्ष्य ने गहरी और ठंडी सांस छोड़ी। उसने अपना सिर उठाया और सिया की आंखों में पूरी सच्चाई के साथ देखकर कहा, आप सही कह रही हैं सिया मैम, मैं वो लक्ष्य नहीं हूं जिसे आप जानती हैं। लक्ष्य की आवाज में अब एक ऐसे निचले और वजनदार स्वर में आई जो किसी बहुत बड़े
साम्राज्य के मालिक की होती है। उसने अपनी सच्चाई को बताकर कहा, मेरा पूरा नाम लक्ष्य मिश्रा है। मैं देश के सबसे अमीर मिश्रा परिवार की और मिश्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक स्वर्गीय श्री रघुनाथ मिश्रा का इकलौता पोता और पूरे एम्पायर का इकलौता वारिस यानी मिश्रा ग्रुप का चेयरमैन हूँ। ये नाम और ये रुतबा सुनते ही सिया के कानों में जैसे कोई धमाका हुआ। उसकी आंखें फटी रह गई। उसकी सांसें कुछ पल के लिए उसके गले में जम गई। सिया के मुंह से एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट निकली। उसने फुसफुसा कर कहा, मिश्रा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा वो बिलियनियर परिवार और तुम उसके चेयरमैन हो। सिया को लगा कि शायद वो कोई सपना देख रही है या फिर उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया। देश का सबसे बड़ा बिलियनियर जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना आम इंसान के बस की बात ही नहीं। वो छोटे से कैफे में झाड़ू लगाता था और उसके सामने डांट सुनता था। उसने हैरान होते हुए लक्ष्य से पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है लक्ष्य? अगर तुम इतने बड़े इंसान हो तो एक फटेहाल लड़के की तरह उस कैफे में झूठे बर्तन क्यों उठाते थे? तुम मुखर्जी नगर की गंदी बस्ती में क्यों रहते हो? तुमने झूठ क्यों बोला? सिया के सवालों का बांध टूट चुका था। तभी आगे से लक्ष्य ने बहुत ही शांत स्वर में अपनी पूरी कहानी सिया के सामने खोल कर रख दी। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने प्यार की खातिर उस अरबों की दौलत और उसके महल को ठुकरा दिया था। कैसे लक्ष्य ने अपना पूरा बचपन जवानी भूख और जलालत में काटी। कैसे वो अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा था। फिर लक्ष्य की आंखों में एक दर्द सा उभर आया। उसने शिखा खुराना का जिक्र करके कहा, एक दिन एक बहुत अमीर लड़की ने जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता था सरेआम कॉलेज में मेरी उस गरीबी का भद्दा मजाक उड़ाया। उसने मुझे कीड़े मकोड़ों से बदतर महसूस करवाया क्योंकि मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे। उस दिन मेरा दिल टूट गया था मैं। लेकिन उसी रात मुझे मेरे दादाजी के हॉस्पिटल में होने की खबर मिली और रातों रात मेरी वो गरीबी दुनिया के सबसे बड़ी दौलत में बदल गई। लक्ष्य ने सिया की तरफ देखकर आगे कहा, जब मुझे वो ताकत मिली तो मैंने कसम खाई कि मैं अपनी इस दौलत को कभी अपना मुखौटा नहीं बनने दूंगा। मैं दुनिया को यह साबित करना चाहता था कि एक इंसान असली ताकत उसके बैंक बैलेंस में नहीं है बल्कि उसके दिमाग और उसके जज्बे में होती है। मैं उन लोगों का गुरूर तोड़ना चाहता था जो पैसों के नशे में गरीबों को कुचलते हैं। इसलिए मैंने अपनी ये पहचान दुनिया से छुपा कर रखी है। मैं दिन में एक गरीब स्टूडेंट बनकर अपनी जड़ें जमीन में जोड़े रखता हूँ और रात में अपना एम्पायर चलाता हूँ। मैं अपनी हकीकत नहीं भूलना चाहता। उसकी ये बात सुनकर सिया अवाक रह गई। वो बिना पलक झपकाए लक्ष्य को सुन रही थी। तभी लक्ष्य ने अपनी बात को जारी रखकर आगे कहा, लेकिन जब मैंने देखा ये नोवा गैंग के गुंडे आपको परेशान कर रहे हैं, जब सुल्तान ने माही पर हाथ उठाया तो मुझे अपना वो उसूल तोड़ना पड़ा। मुझे अपनी वो काली दुनिया बाहर लानी पड़ी क्योंकि एक बेगुनाह की जान मेरे असूलों से ज्यादा कीमती है। ये कहते हुए लक्ष्य ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सिया से माफी मांग कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए सिया मैम, मैंने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकती हैं। उसकी यह बात सुनकर सिया की आंखों में से आंसुओं का एक और सैलाब फूट पड़ा। लेकिन इस बार ये आंसू खौफ या हैरानी के नहीं थे बल्कि एक असीम श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता के थे। वो अपनी जगह से उठी और उसने लक्ष्य के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने माथे से लगा लिया। सिया ने फूट फूट कर रो कर कहा, पागल हो गए हो तुम लक्ष्य? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने इस दौलत के नशे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तुमने इस दुनिया के सबसे बड़े तख्त पर बैठकर भी इंसान का दिल अपने सीने में जिंदा रखा। तुम कोई इंसान नहीं हो लक्ष्य, तुम भगवान का रूप हो। तुमने आज मेरी इज्जत बचाई, मेरी बच्ची को मौत के मुंह से निकाला। अगर तुम ये सब नहीं करते तो आज सुल्तान मुझे नोच नोच कर खा जाता। मैं तुम्हारी इस सादगी, तुम्हारे इस त्याग के सामने सजदा करती हूँ लक्ष्य। तुम सच में इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो। तभी लक्ष्य ने सिया को सांत्वना दी और उसे वापस सीट पर बैठाया। इन दोनों के बीच अब जो रिश्ता बन गया था वो खून के रिश्तों से ज्यादा पवित्र था। सिया जान गई थी लक्ष्य मिश्रा भले ही बाहर से कितना भी खूंखार क्यों न दिखे, लेकिन अंदर से वो एक बड़ा ही नेक और फरिश्ता इंसान है। इसके कुछ ही देर बाद उनकी एम्बुलेंस ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट की तरफ निकल गई। हॉस्पिटल का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। मिश्रा ग्रुप की एक नई और पहले से कई गुना ज्यादा बड़ी ब्लैक ऑप्स टीम ने पूरे हॉस्पिटल को अपने कंट्रोल में ले लिया था।
हर गेट, हर कॉरिडोर, हर फ्लोर पर भारी हथियारों से लैस कमांडो खड़े थे। पुलिस और मीडिया के किसी इंसान को हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर के दायरे में भटकने की इजाज़त नहीं थी। एम्बुलेंस के रुकते ही मेडिकल टीम दौड़ती हुई आई और माही को बड़े ही सुरक्षित तरीके से वापस वीआईपी आईसीयू विंग में लेकर जाया गया। डॉक्टर माथुर, जो खुद इस पूरे मामले से डरे हुए थे, उन्होंने लक्ष्य को देखते ही राहत की सांस ली। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर माथुर ने लक्ष्य को रिपोर्ट करके कहा, सर, हमने माही को स्टेबल कर दिया। बोस्टन से न्यूरोसर्जन की टीम बस आधे घंटे में दिल्ली लैंड करने वाली है। हम तुरंत सर्जरी शुरू कर देंगे। उनकी यह बात सुनकर आगे से लक्ष्य ने तुरंत ऑर्डर देकर कहा, डॉक्टर, इस बच्ची को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। मुझे माही बिल्कुल ठीक चाहिए। डॉक्टर को ऑर्डर देने के बाद लक्ष्य ने मिस्टर सिंघानिया को अपने पास बुलाकर कहा, सिंघानिया जी, इस हॉस्पिटल को एक अभेद्य किले के अंदर तब्दील कर दो। सिया मैम और माही के फ्लोर पर बिना मेरी इजाज़त के कोई परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। नोवा गैंग का हमने सफाया कर दिया, लेकिन अंडरवर्ल्ड में वसीम के और भी कई दुश्मन या दोस्त हो सकते हैं। हमें कोई चांस नहीं लेना। इनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है। उसकी यह बात सुनकर आगे से सिंघानिया ने तुरंत जवाब देकर कहा, यस बॉस, हमने पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया है। उनकी यह बात सुनने के बाद लक्ष्य को वहीं आईसीयू से बाहर एक कुर्सी पर वो बैठ गया। उसका शरीर दर्द और थकान से टूट रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से चौकन्ना था। वो सिया और माही के लिए किसी भी तरीके से वो कोई खतरा नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन इन सब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और माफिया की इस लड़ाई के बीच लक्ष्य का मासूम दिल इस बात को लेकर झुलस रहा था। लक्ष्य सोच रहा था कि सुबह वो खुद निया के पास जाएगा और अपना सारा सच बता देगा। उसे यकीन था कि निया उसकी मजबूरी समझेगी। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। निया पहले ही उसके खौफनाक रूप को देख चुकी है, और ये सच जिसे लक्ष्य कल बताने वाला था, निया आज उसे अपने आंसुओं के साथ घर लेकर जा चुकी है। इसी समय उधर दिल्ली के उस वीवीआईपी इलाके में स्थित शर्मा परिवार के आलीशान बंगले में सन्नाटा पसरा था। निया की कैब बंगले के गेट पर आकर रुकी। निया ने रोकर अपना बुरा हाल कर लिया था। उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके चेहरे पर वो मासूमियत अब एक गहरे डिप्रेशन में बदल गई थी। गेट के सिक्योरिटी गार्ड्स निया की यह हालात देखकर घबरा गए। एक गार्ड ने तुरंत उससे पूछा, मैडम जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? लेकिन निया ने किसी से तरफ देखा भी नहीं। वो बस पागलों की तरफ भागकर बंगले के अंदर दाखिल हुई और सीढ़ियां चढ़कर सीधा अपने पिता देवर शर्मा के प्राइवेट स्टडी रूम की तरफ भागी। वहीं स्टडी रूम के अंदर देवर शर्मा अपनी मेज पर बैठकर एक मीटिंग की फाइलें पढ़ रहे थे। तभी स्टडी रूम का दरवाजा एक झटके से खुला। निया रोकर बुरी तरह हाँफ कर अंदर आई। उसने रोते हुए अपने पापा को पुकार कर कहा, पापा। निया की वो चीख किसी भी पिता के दिल को चीर देने के लिए काफी थी। वहीं उसकी आवाज सुनते ही देवर शर्मा बिल्कुल अपनी तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए। अपनी लाडली बेटे की एक खस्ता हालत, उसके आंसुओं में भीगा उसे देखकर चेहरा उसके हाथ से फाइल छूट गई। उन्होंने घबरा कर तुरंत निया से पूछा, निया, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? तुझे किसी ने कुछ कहा है? क्या हुआ मेरी जान? तो इतनी बुरी तरह रो क्यों रही है? ये पूछते हुए देवर्त भागकर निया के पास गए और उसे अपने सीने से लगा लिया। आगे से निया ने अपने पिता के सीने से लगकर ऐसे फूट फूट कर रोई जैसे सब कुछ लुट गया हो। उसकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सिसक कर कहा, पापा, वो इंसान बहुत बुरा है पापा। वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसने मेरे साथ प्यार का बड़ा खेल खेला पापा। निया रोते हुए हिचकियां ले रही थी। उसकी ये बात सुनकर देवर शर्मा की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, कौन इंसान? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? तभी निया ने अपने आंसुओं को पोंछकर गुस्से और नफरत भरे शब्द में बताना शुरू करके कहा, लक्ष्य, वो लक्ष्य जिससे मैंने प्यार किया था पापा, वो कोई फटीचर गरीब लड़का नहीं। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, एक माफिया। और आज मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा। उसके इशारे पर काले कपड़े पहने सैकड़ों हथियारों से लैस कमांडो चल रहे थे। मिस्टर सिंघानिया, जो मिश्रा ग्रुप के चीफ लीगल एडवाइजर हैं, वो मिस्टर सिंघानिया उस लक्ष्य के सामने सिर झुकाकर खड़े थे और उसे बॉस बुला रहे थे पापा।
ये कहते हुए निया ने अपने कांपते हाथों से देवर्त का कोट पकड़ लिया और आगे कहा, उसने मुझसे झूठ बोला पापा। उसने अपनी फटी हुई शर्ट और उन घिसे जूतों के पीछे का वो खौफनाक खूनी दुनिया छुपा लिया था। उसने मेरे सामने गरीब होने का नाटक किया ताकि वो मुझे फंसा सके। आज एक हॉस्पिटल में लाशों के ढेर लगा हुआ था पापा, और लक्ष्य वहां अपनी उस फौज के साथ किसी अड्डे पर उड़ाने जा रहा था। एक किलर है पापा वो मिश्रा ग्रुप का, वो कोई बहुत बड़ा डॉन है पापा। लेकिन आगे से निया की बात सुनकर देवर शर्मा के चेहरे पर हैरानी नहीं आई। वो तो पहले से ही जानते थे लक्ष्य मिश्रा कौन है। वो जानते थे लक्ष्य ही मिश्रा ग्रुप का शैडो चेयरमैन है, लेकिन वो उन्हें इस बात की हैरानी हुई कि निया को एक खौफनाक सच्चाई इतनी जल्दी और इतनी भयानक रूप में कैसे पता चली। तभी निया ने गुस्से में फर्श पर पैर पटक कर कहा, पापा, मैं अब उस धोखेबाज की शक्ल भी नहीं देखूंगी। मुझे उस इंसान से नफरत हो गई जिसने अपनी पूरी पहचान ही झूठ पर बनाई हो। उसका प्यार कैसे सच्चा हो सकता है? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी पापा। मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगी। ये कहकर निया ने रोते हुए कागज पर धम से बैठकर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। वहीं देवर्त मिश्रा बड़े ही शांत और मसे हुए इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे के इस गुस्से को और इस टूटे हुए दिल को गहराई से महसूस किया। वो जानते थे निया का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि उसने सिर्फ एक पहलू लक्ष्य का खौफनाक रूप देखा है, दूसरा पहलू लक्ष्य की मजबूरी और इंसानियत को अभी देख नहीं पाई है। इसलिए देवर्त ने चलकर निया के पास आकर वो बगल में ही बैठ गए। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। देवर्त ने बहुत ही कोमल और गंभीर आवाज में कहा, निया बेटा, शांत हो जाओ बच्ची। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाते, निया ने चीख कर कहा, मैं कैसे शांत हो जाऊं पापा? मेरे पहले प्यार ने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। तभी देवर्त ने निया के कंधे पर हाथ रखकर एक दार्शनिक अंदाज में पूछना शुरू करके कहा, धोखा क्या होता है बेटा? क्या किसी ने तुम्हारी दौलत लूट ली? क्या किसी ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला, या किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? उसके बाद सुनकर आगे से निया ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर अपने पिता को देखकर कहा, नहीं पापा, लेकिन उसने मुझसे अपनी असली पहचान छुपाई। उसने मुझे झूठ बोला। अब क्या करेगा देवर शर्मा? क्या अपनी बच्ची को मना पाएगा? क्या निया मान पाएगी इस बात के लिए कि जो भी किया है लक्ष्य ने वो ठीक किया है? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें, और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।